एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भारत में राष्ट्रवाद के चैप्टर में। ये क्लास 10th के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और ये लास्ट पार्ट है, इसका 5वां पार्ट। तो मैं आप सभी को बता दूं कि भारत में राष्ट्रवाद के ऑलरेडी 4 पार्ट्स बन चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन जाके चारों पार्ट्स को देखें, जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत के राष्ट्रवाद के लास्ट पार्ट में। सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? तो सबसे पहला जो कांग्रेस के नेता थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आप सभी को पता है कि उस समय हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेता ही मौजूद थे, तो उन सभी को ना जेल में बंद कर दिया गया, हिरासत में ले लिया गया। निर्मम दमन, और दमन का मतलब होता है उनको परेशान करना, उनको झुकाना। निर्मम कहने का मतलब है कि अत्याचार कर रहे थे वो कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। तीसरा पॉइंट कहता है शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण। जो लोग शांति से अहिंसा के माध्यम से अपने सत्याग्रह को अंजाम देना चाहते थे उन पे ये लोग आक्रमण करना शुरू कर दिए, उन्हें मारपीट करना शुरू कर दिए, उन्हें सड़कों पर घसीटना शुरू कर दिए। महिलाएं एवं बच्चों की भी पिटाई करना शुरू कर दी। जो छोटे छोटे बच्चे थे और महिलाएं थे उनका भी इन्होंने जमकर विद्रोह किया। छोटे छोटे बच्चों पर डंडों से बारिश किया। लगभग इसमें 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया, मतलब जेल में डाल दिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियाएं कुछ इसी प्रकार से थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने क्या प्रतिक्रिया किया? तो लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया। जो आम लोग थे जब उन्हें ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था तो उन्होंने जो सरकारी कानून थे जो उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया, उन्हें भंग करना शुरू कर दिया और कह दिया कि मैं ऐसे कानूनों को नहीं मानता हूँ। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया। उस समय के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए इन पे बहुत तरह की सख्ती का उपयोग किया। इन्हें मारा पीटा, इनको जेल में बंद किया, इनके बहू बच्चे बीवियों तक को नहीं छोड़ा। तो ऐसे में इन्होंने इस पे बहुत सारे कठोरता दिखाई। हजारों को जेल में बंद कर दिया, बहुत सारे लोगों को इन्होंने जेल में बंद कर दिया। यहाँ तक कि उस समय के हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण और अहम नेता थे गांधी जी, उन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया था। अब जनता जो है इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगा, क्योंकि हमारे भारत के इकलौते ऐसे नेता थे गांधी जी जिनकी बातें वहाँ के सभी लोग मानते थे, चाहे वो नरम दल के नेता हो या गरम दल के नेता हो। तो ऐसे में क्या हुआ, जब गांधी जी को इन्होंने जब जेल में डाल दिया तो यह आंदोलन पूरे भारत देश के लिए बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हो गया। मतलब वहाँ की जनता जो थी, हमारे यहाँ की जो जनता थी, इस पर बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं। तो इसकी खूबियां क्या थी? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उसकी खूबियां क्या थी, क्या क्या विशेषताएं थी? तो इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने का आह्वान करने लगे। मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले असहयोग आंदोलन हुआ था। उसमें क्या था कि लोगों ने अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दिया था, उनके द्वारा बनाए गए सामानों को छोड़ दिया था, सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया था, सरकारी वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से बनाए गए कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया, बाहर से जो कपड़े वगैरह या सामान आते थे उन्हें यूज करना छोड़ दिया। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन था, उसी में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शित किया। आप सभी को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि उस समय क्या हुआ था कि जो हम नमक आज खाते हैं इस पे भी इन लोगों ने टैक्स लगा दिया था, कि टैक्स बहुत ज़्यादा था, नमक बहुत महंगा कर दिया था। तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो हजारों लोगों ने इस नमक के कानून को तोड़ा और जो भी नमक के कारखाने थे जहाँ पे नमक बनाए जाते थे उनके सामने रैलियाँ की, प्रदर्शन किया। विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार हुआ। जैसा कि कुछ समय पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बाहर से वस्तुएं आते थे उनका हमारे लोगों ने जमकर बहिष्कार किया, मतलब उपयोग करने से मना कर दिया। किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से भी मना कर दिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम किसानों के ऊपर टैक्स बांधा था कि भैया आप अगर खेती करना चाहते हो तो आप इतना टैक्स दो, तो किसानों ने ऐसे टैक्स को चुकाने से मना कर दिया और जो चौकीदार थे वो उन्होंने कर चुकाने से मना कर दिया। जो जंगलों में रहने वाले लोग थे उन्होंने वन कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया था कि जंगल में रहने वाले लोगों के लिए वन कानून बना दिया कि भाई ऐसे इस जंगल से आप कुछ नहीं ले जा सकते और अगर आपको
लेके कुछ जाना है तो आप सबसे पहले हमसे इजाज़त लो। ऐसे में क्या हुआ कि उस समय के जो फॉरेस्ट गार्ड थे, जो जंगल के रक्षक थे, उनकी मनमानी होनी शुरू हो गई। वो अपने हिसाब से पैसे ऐंठते थे, मारपीट करते थे। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता। नेक्स्ट पॉइंट में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें औरतों ने बड़ी संख्या में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। जब गांधी जी ने नमक के खिलाफ आंदोलन किया तो उसमें औरतों ने, हमारे भारत की महिलाओं ने जमकर उनका समर्थन किया। हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घर से बाहर आ जाती थी। जो घर में महिलाएं अपने घर में रहती थी, जैसे जैसे गांधी जी वहाँ से गुजरते थे तो उनकी बात सुनने के लिए वो महिलाएं सड़कों पे आ जाती थी ताकि वो गांधी जी की बातों को सुन सके। उन्होंने जुलूसों में भी भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। अब पिकेटिंग को समझिए कि उनका बहिष्कार किया। कई महिलाओं को भी उस समय जेल में डाल दिया गया था। जो महिलाएं थी उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना। मतलब कि जो गांव में रहने वाली महिलाएं थी उन्होंने भी अपने राष्ट्र की सेवा को पवित्र माना और सबसे प्रथम माना। उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था। तो देखिए, हम लोगों ने अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ा और असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है वो जान लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन में लक्ष्य स्वराज था, मतलब हमारी आज़ादी थी, हम इसमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इस बार पूर्ण स्वराज की मांग थी। तो पहले क्या था कि जो हमें आज़ादी चाहिए थी वो अंग्रेज़ों से चाहिए थी, और अंग्रेज़ों से आज़ादी जो चाहिए थी उस पर पूर्ण रूप से आज़ादी की मांग हम नहीं कर रहे थे। लेकिन जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होने लगा तो फिर हमने कहा कि नहीं, हमारे भारत देश को पूरी रूप से आप छोड़ें, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, हमें आपका यहाँ पे रहना ठीक नहीं लग रहा, आप यहाँ से गोली हो जाओ, भागो। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था। मतलब कि असहयोग आंदोलन जो थे उसमें कानून के खिलाफ कोई भी काम नहीं हो रहा था, जबकि इस आंदोलन में कानून तोड़ना शामिल था। मतलब कि इस कानून में आप कानून को जितना चाहो तोड़ो, कानून के खिलाफ आवाज़ उठाओ, धरना दो, प्रदर्शन करो, गोली चलाओ, मारपीट करो, ये सभी जो था इसमें संलग्न था। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या क्या थी, मतलब कौन कौन सा ऐसा काम था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में आम पब्लिक नहीं कर सकता था। तो अनुसूचित जाति की भागीदारी नहीं थी। मतलब इसमें जो छोटे कास्ट के वर्ग के लोग थे वो इन्होंने इसमें भाग नहीं लिए थे, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों को अनदेखी कर रही थी, जो आज भी करती है। देखिए, कांग्रेस के उस समय के जो जिनके ऊपर दारोकार था, जो उस समय के सबसे ऊपर रहने वाले लोग थे, वो अनुसूचित जाति को बिल्कुल देख ही नहीं रहे थे, उनके अच्छे दिन के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे थे। इसी कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन में अनुसूचित जाति ने भाग लिया ही नहीं, उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था। जो मुसलमान लोग थे उस समय हमारे भारत में, उनको इसमें कोई खास उत्साह नहीं दिखा, उन्होंने इसमें भाग लेना उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने भी भाग नहीं लिया। 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। इसी बीच क्या हुआ, दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। जो हिंदू और मुस्लिम जो दो समुदाय थे उसके बीच में इन्हीं कारणों से माहौल जो था वो खराब बना हुआ था। नेक्स्ट है 1932 की पूना संधि के प्रावधान। अब 1932 में जो पूना संधि हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि दमित वर्ग, मतलब जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है, उसे पहले हम दमित वर्गों के नाम से जानते थे। दमित वर्ग कहने का मतलब हुआ जो दबा हुआ वर्ग है, जो छोटा वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, जो हमारे समाज में बहुत पिछड़े हुए वर्ग हैं, उन्हें ही हम आज अनुसूचित जाति के नाम से भी जानते हैं। तो इनको प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायकों परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई। अब इसका मतलब क्या है कि जो राज्य सरकार थी उसमें इनको विधायक बनने के लिए आरक्षित सीट मिल गया। मतलब कहा जाने लगा कि आप भी अब संविधान के हिसाब से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था, हुआ था, लेकिन पहली बार था, इसलिए इनके लिए कुछ खास सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। यही था हमारा 1932 की पूना संधि का प्रावधान। नेक्स्ट है सामूहिक अपनेपन का भाव। देखिए इसमें क्या था, वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों को एक किया। वो कौन से कारण थे जिसके कारण हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सब एक साथ एक मंच पर जमा हुए और अंग्रेजों को मार भगाया। तो देखिए चित्र व प्रतीक, कुछ चित्रकारों ने क्या किया, भारत माता की प्रथम छवि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बनाई गई थी। सबसे पहला जो भारत माता की तस्वीर बनाई गई उस बनाने वाले का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने की मदद मिली, तब जाके यह पता चला कि हम एक राष्ट्र के अंदर हैं और अब हमें एक राष्ट्र की भावना को जागृत करना होगा। अब बात आती है लोक कथाओं की, तो राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं का संकलन करने लगे। ये कथाएं परंपरागत संस्कृति को सही तस्वीर पेश करती थी। जो लोग गीत गाने वाले थे, जो लोग कविताएं पढ़ने वाले थे, जो चित्र बनाने वाले थे, वो अपनी अपनी कलाओं के माध्यम से हमारे भारत के अंदर मौजूद सभी लोगों को एकत्रित करके उनमें गौरव का भाव पैदा करने लगे, जिससे सामूहिक अपनेपन का भाव पनपने लगा। देखिए सामूहिक अपनेपन के भाव में चिन्ह भी था, उदाहरण झंडा, जैसे कि हमारे भारत के लिए तिरंगे का निर्माण हुआ। तो बंगाल में 1905 के समय में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा जो हरा, पीला और लाल, जिसमें 8 कमल थे, 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफ़ेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया। अगर आपको चिन्ह के बारे में बात करनी हो तो आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि हमारे भारत का जो पहचान है वो हमारे तिरंगा झंडा से होता है। और सबसे पहले बंगाल में 1905 में यहाँ पे एक हरा, पीला, लाल, जिसमें 8 कमल थे, फोटो बनाया गया कपड़े पे, जिसे हम अपने चिन्ह के रूप में जानते थे। लेकिन आगे क्या हुआ, महात्मा गांधी ने इसमें सफ़ेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया। इतिहास की पुनर्व्याख्या की बात की जाए तो बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जागने के लिए भारतीय इतिहास को अलग अलग ढंग से पढ़ना चाहिए ताकि भारतीय गर्व का अनुभव कर सके। अब स्वाभाविक सी बात है, एक देश में रहने वाले लोग कब गौरवान्वित महसूस करेंगे, जब उनके देश के इतिहास को पढ़ा जाएगा। और इतिहास को पढ़ाया जाने लगा ताकि हमारे यहाँ के रहने वाले जो भारतीय हैं वो अपने देश पे गौरव महसूस करें। लास्ट पॉइंट है गीत, जैसे वंदे मातरम, जो 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह गीत लिखा था। मातृभूमि की स्तुति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। आज जिसे हम पूरे भारत के गान के नाम से जानते हैं, तो उस समय यह सिर्फ बंगाल में ही गाया जाता था। और 1870 के दशक में जब आंदोलन चल रहा था तो बंगाल के लोगों ने इस गीत को खूब गा के अंग्रेजों के सामने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये देखिए हमारा चैप्टर जो है इसके 5 पार्ट समाप्त हो चुके हैं। यदि आपको इन 5 पार्ट्स में किसी भी पॉइंट को समझने में परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। कमेंट करने के माध्यम से हमें यह पता चल पाता है कि आपको कौन से पॉइंट सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही साथ यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।